आमंत्रित करें। जी, बहुत अच्छा। और आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज के हनुमान चालीसा भी बहुत अच्छा रहा। और मैं आदरणीय संतोष सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें, आदरणीय संतोष सर। जी ओम, आवाज आ रही है शरद भैया मेरी? जी सर, आ रही। ओके। एक्चुअली आज का जो विषय मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, उससे पहले कुछ चीजें समझने की कोशिश भी हमें करना है। जिस तरह से हम लोग प्राकृतिक खेती का जो महत्व है वह समझने की जो कोशिश चल रही है, तो यह प्राकृतिक खेती में बढ़ाव अगर लाना है तो हमें कौन कौन से उपाय, इलाज हमें करना पड़ेगा, इन विषयों पर भी चर्चा होगी। और प्राकृतिक खेती और केमिकल फार्मिंग, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। प्राकृतिक खेती में ऐसी कौन सी चीजें आती है जिसका हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, और कितनी अलग अलग तरह की प्राकृतिक दवाइयाँ अभी मार्केट में उपलब्ध है। और मान लो अगर कोई भी एक फसल है, उस फसल में कोई बीमारी आती है, तो उस फसल में आने वाली बीमारी या जो कीड़ा लगता है, उसके लिए कितनी अलग अलग तरह की केमिकल दवाइयाँ, जहर ये उपलब्ध है। और इतने उपलब्ध होने के बावजूद भी उसका हमें रिजल्ट मिलता है क्या, इन सभी चीजों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मान लो अभी हम लोगों के इस ग्रुप में कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल 65 साल से ज्यादा है, तो उन लोगों का आज के 50 साल पहला भोजन क्या था, सुबह का नाश्ता क्या था, एवं उनकी दिनचर्या कैसी होती थी, और प्रकृति के माध्यम से वो लोग कैसे चलते थे, और आज क्या बदलाव आया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर भी चर्चा होना जरूरी है। यानी आज के 1 महीना पहले जब एक विषय निकला था कि हम लोग सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक हम लोग प्राकृतिक कौन सी चीजें करते हैं और केमिकल बेस्ड चीजें हमारे हाथों से किस तरह से होती है, तो इन सभी विषयों में भी चर्चा करना जरूरी है। और उसी के बाद में एक पता चल सकता है कि प्रकृति और जो आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल हम लोगों का हुआ है, वही चीज लगती है खेती में, वहीं पर बहुत सी चीजों का हमें पता चल सकता है। और यहाँ पर अभी कितने अलग अलग राज्यों से किसान भाई हुए, या अगर आप खेती किसानी नहीं करते हो तो भी खेती के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इन विषयों पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में भी अगर जैसा 1 घंटा में ये सब चीजें नहीं होती है, लेकिन सच में अगर हमें प्राकृतिक खेती
या प्रकृति के माध्यम से आगे बढ़ना है, तो इन सभी चीजों पर विचार विमर्श होना चाहिए। तो शरद भैया, आज का एक्चुअली मेरा लेक्चर इस तरह से ही होगा कि हम लोग चर्चा करेंगे, जी और जी अभी सबसे पहले हमें ये समझ कर लेना है कि यहाँ पर कितने राज्य के लोग जुड़े हैं, कहाँ-कहाँ से जुड़े हैं, और वे भी प्राकृतिक खेती के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। अगर खेती किसानी करते हैं, तो खेती किसानी में नई-नई चीजें अगर हर राज्य से हमें सभी को पता चलती है, तो उन सभी चीजों का लेखा-जोखा भी होना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरुआत हम करते हैं कि आज जी अभी यहाँ पर कितने लोग हैं जो अन्य अलग-अलग राज्यों से यहाँ पर उपस्थित हैं, और अगर वो खुद प्राकृतिक खेती करते हैं, तो उस बारे में भी। और मान लो कि अभी 30 लोग हैं, तो हर कोई सिर्फ कौन से राज्य से, उसका लिस्ट भी आने वाले शनिवार तक हम बना लेवे। जी ओम। जी, बहुत अच्छा। और मैं कहाँ-कहाँ से जुड़े हुए हैं इसके मध्य प्रदेश। लिए मैं जी हाँ अपना दादू, आप बताएं। हाँ, आप मतलब जैसे मैंने बोल दिया मध्य प्रदेश, जैसे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए लोग जो है वो भी अपना अपना बता दें कहाँ से जुड़े हैं, तो अभी पता लग जाएगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, रांची झारखंड से, तिनसुकिया आसाम से, महाराष्ट्र, जोधपुर राजस्थान से, पालघर महाराष्ट्र से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश। हरिओम जी, मध्य प्रदेश से नर्मदापुरम। बस अलग अलग राज्यों के बोल दें, बार बार मध्य प्रदेश बोलने की जरूरत नहीं। जी तो ठीक है, जैसा मान लो जितने भी लोग यहाँ पर अलग-अलग राज्य से जुड़ते हैं, इन सभी राज्यों में जैसा इन सभी राज्यों में से जैसा आज हम लोग कहते हैं कि प्राकृतिक खेती और केमिकल फार्मिंग का अगर एक बेसिक डिफरेंस भी देखा जावे, तो आज के 50 साल पहले या 60 साल पहले जो खेती होती थी, वह खेती कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती ही होती थी। और उस समय जो खेती में चीजें उपयोग में आती थी, सबसे इम्पोर्टेंट था कि गौमाता का गोबर, बकरी का खाद या अन्य पशु से मिलने वाली जो खाद है, वही खाद खेतों में मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती थी। और जैसा हम लोग 60 साल पहले अगर किसी भी देहात या गांव की अगर परिस्थितियां हम लोग देखें, तो इन परिस्थितियों का अगर विवरण भी किया जावे, अगर मैं यहां पर किसी को पूछूं कि 60 साल पहले खेतों में बैलों के माध्यम से खेती होती थी, आज ट्रैक्टर आ चुका है। और विशेष रूप से जैसे गोमाता या अन्य पशुओं के माध्यम से जो गोबर मिलता था,
वह गोबर का क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता था। लेकिन आज जो गोबर मिलता है वह गोबर भी प्राकृतिक मिलता है क्या? यह मेरा सवाल है। दादू, शरद भैया, आप लोग इसका जवाब क्या दोगे कि जो गोमाता से हमें गोबर मिलता है वह प्राकृतिक गोबर या गोमाता का जो गोमूत्र है हमें प्राकृतिक गोमूत्र उपलब्ध होता है क्या? जी नहीं नहीं। सर। हाँ शरद भैया। जी नहीं सर। पहले जो सर जैविक चीजों से जो भूसा खिलाते थे हम लोग, वो केमिकल युक्त नहीं रहता था। और आज जो भूसा चारा जो खिला रहे हैं, और जो वनस्पति कम हो गई है। पहले जंगल में जब चरने जाते थे तो दसों प्रकार की वनस्पति उनके खाने में आती थी। और बहुत सारे ऐसे जो फसलें होती थी, जैसे तुअर होती थी, बगर, उसके बहुत सारी फसलें होती थी, तो उसका जो भूसा निकलता था। पहले दामन पद्धति होती थी, तो दामन के माध्यम से कुछ दाना जो है वो चारा या भूसे में रह जाता। आजकल हार्वेस्टर से कटिंग होती है, तो जो भी अगर गेहूं है तो वो भूसे में नहीं आ पाता, वो नीचे गिर जाता है। और फिर हिस्टा रीपर जो है तो उसमें कोई भी दाना नहीं आता है। तो इस कारण जो पोषण की जो कमी आई है, उसके कारण गोबर में भी ऐसा लगता है कि कमी आना चाहिए। और उसके कारण जो गोबर पहले मिलता था उससे कई गुना अब जो मिल रहा है वो कम है। क्यों? अगर हम लोग गोमाता या अन्य पशुओं का जो भोजन है उसके बारे में बात करें 60 साल पहले यानी 1960 के आसपास में और आज में क्या अंतर है भोजन में? बहुत अंतर है सर। पहले का जो भोजन था वो 1960 के दशक, 70 के दशक से ये जो फर्टिलाइजर आया अपने यहाँ, एनपीके, डीएपी, यूरिया, पहले इन चीजों का कुछ भी चलन नहीं था। पहले गोबर की खाद से ही होता था। पहले जो जैसे सोना मोती गेहूं है, उनके प्रोटीन की जो मात्राएं होती थी बहुत होती थी, 15% तक होती थी। आज हमारे यहाँ जो गेहूं हो रहा है वो 8 और 9% प्रोटीन। तो धीरे 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 धीरे, और फिर केमिकल ज्यादा है हमारे। आज गेहूं आप टेस्ट करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन बढ़ा हुआ मिलेगा। बहुत सारी केमिकल की ऐसी दवाएं हैं जो उसमें अब आने लगी हैं। क्लोरोपाइरीफास के अंश मिलने लगे हैं। पानी शुद्ध नहीं है। पानी का जो टीडीएस, पहले जो गाय पानी पीती थी वो एक नॉर्मल पानी पीती थी। आज गांव के अंदर भी जो ट्यूबवेलों से पानी निकाला जा रहा है, वो उनका टीडीएस भी बढ़ा हुआ है। 300, 400, 500 से कम गांव में भी आज टीडीएस नहीं है। पहले जो पानी हम लोगों की नदियां बहती थी और जो कुएं का पानी था, उसका टीडीएस 200 के आसपास रहता। और अभी ये 20 सालों में इतना अंतर आ रहा है। 1960 में तो गेहूं ही नहीं था, ये मोटा अनाज खाते थे सब। नहीं, गेहूं आया, लेकिन पहले हीरा जो सोना मोती गेहूं है वो बहुत पुराने गेहूं है अपने। पहले जो होते थे दाल, ज्वार होती थी, चना होता थे, ये सारी फसलें बड़ी शुद्ध होती थी। यानी यानी यहाँ पर यह विषय छेड़ने के पीछे यही एक रीजन है कि पहले ज्वार का रोटी भी था, बाजरे का रोटी भी था, एवं जैसा रागी हम लोग कहते हैं, नाचनी, यह सब चीजें पहले प्राकृतिक माध्यम से बनती थी और उसका उपयोग बड़े बड़े स्तर पे होता था। और विशेष रूप से जैसा गोमाता है, तो गोमाता से जो हमें दूध मिलता है, वो दूध से जिस तरह से छाछ है, दही है, घी है, इन सभी चीजों का भी उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे होता था। लेकिन आप मान लो उस छाछ की जगह कोल्ड ड्रिंक आ चुके, यानी हर छोटे छोटे देहात में भी हम लोग देखने लगते हैं कि वहां पर अलग अलग तरह के कोल्ड ड्रिंक्स आए
और विशेष रूप से प्रोसेस्ड फूड, इसका बहुत बड़े पैमाने पे उपयोग होना शुरू हुआ है। आप कोई बता सकता है प्रोसेस्ड फूड सबसे पहला प्रोसेस्ड फूड कौन सा था? और उसका बिस्किट, अचार और यानी प्रोसेसिंग के माध्यम से आने वाली सबसे पहली चीजें कौन सी थी और वह चीजें आने के पीछे रीजन क्या था और किस बिस्कुट लिए? मसाले बिस्कुट भी हैं सर, मसाले हैं सर। मसाले हैं। यानी अगर जैसा बिस्किट की बात की जाए तो सही आंसर है बिस्किट है। और ब्रेड जो कहते हैं हम लोग, ब्रेड, यह चीजें सबसे पहले आई है। लेकिन आज मुझे एक बात बताइए, जब भी हमारे घर में कोई छोटा बच्चा बीमार होता है या कोई बूढ़ा बुजुर्ग भी बीमार होवे या कोई यंग बच्चा वह भी बीमार हुए, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या कहते हैं? अगर बीमार आदमी को दवाखाने लेके जावे तो डॉक्टर साहब सबसे पहले सजेशन क्या देते हैं, क्या करना वही चाहिए और देते हैं, क्या नहीं? बिस्कुट खिलाओ, बिस्कुट खिलाओ। और क्या कहा जाता है डॉक्टर के माध्यम से? नरम की खिलाओ, मूंग की दाल। ब्रेड ब्रेड ब्रेड। यानी देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं भैया बाहर का कुछ भी खाना नहीं है, घर में जो बने वो खावे। ये चीज कहते हैं या नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि घर की चीज कैसी भी होवे, वह चीज ही सर्वोत्तम है, प्राकृतिक है। अगर बाहर की चीज हम लोग खाना शुरू करते हैं उस समय भी अगर बीमार होते हुए, तो बाहर का मतलब होता है होटल का, बाहर का मतलब होता है मान लो आप कहीं से भी खा लो, किसी कैंटीन से भी खा लो, बस स्टैंड वाली कैंटीन होती है, तो वह सारी चीजें प्रोसेस्ड उपयोग में लाई जाती है। यानी सिंपल सा कहता हूं कि आज हम सभी लोगों को, जैसा मान लो हम बाहर खाना खाने जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा खाने में आने वाली सब्जी कौन सी होती है बाहर होटल में? आलू। पनीर हो गया सर। बराबर। यानी पनीर खाए तो अरे कुछ खाए, ऐसा एक चीज मानी जाती है। दूसरा आलू, या अन्य बहुत सी चीजें हैं। हम उसे मटर। यानी देखिए, मैं यह चीज छेड़ने के पीछे यही रीजन है। देखिए, पहले तो वो पनीर किस चीज से बना है, पनीर कब बना है, और विशेष रूप से उस पनीर को किस तरह से रखा गया है। और कोई भी चीज जब प्रोसेस होकर बनती है, मान लो पनीर बन गया, प्रोसेस होकर बन गया, घर का क्यों खाते हैं? अगर घर में पनीर बना के खाओगे और होटल का पनीर खाओगे तो उसमें क्या अंतर आएगा? एक अंदाजन क्या अंतर होगा पनीर का? बाहर के पनीर में मिलावट होती है सर। और उतनी शुद्धता बाहर का के ध्यान नहीं पनीर का देते। प्रोसीजर नहीं मालूम सर, कैसे बना क्या हुआ। सर बाहर का पनीर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और पनीर कौन कौन राजस्थान के कोटा पैलेस का पत्थर मिलता है उसमें, तो बाहर के पनीर में केमिकल प्रोसेस होता है, सोयाबीन से बनता है। जी।
यानी पनीर किस किस चीज से बनता है? सबसे अच्छा पनीर कौन सी चीज से बनेगा? दूध से। दूध सोयाबीन और अभी के दूध अभी सोयाबीन। अभी होटल में पनीर कहाँ से मिलता है मुख्य रूप से? होटल में सोयाबीन पन- सोयाबीन सोयाबीन का होता है। नहीं सर, अब मिलावटी आप दूध से भी बन रहा है बहुत ज्यादा पनीर। जो आजकल दूध बना रहे हैं यूरिया से, उससे भी पनीर बन रहा है। तो अब आप सोचिए कि पहले तो यूरिया प्रोसेस्ड हो गया, उसके बाद में सोयाबीन एक बड़ा, यानी उसको एक पर्याय हो चुका है। दूध नहीं है तो सोयाबीन से भी बन जाता है, और उस सोयाबीन को अलग अलग तरह के केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करके उगाया जाता है। और विशेष रूप से जैसा शुरुआती दौर में हमने सीखा कि जो गोमाता का दूध है, तो वो पानी का क्वालिटी जो पीती है, वो पानी का क्वालिटी गंदा हो चुका है। मैं गंदा यह शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि सच में पानी जो गोमाता को दिया जाता है वह पानी गंदा ही है। और गोमाता का जो भोजन है, वो भोजन भी आज पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर उसमें आ चुके हैं। तो अगर यह सब चीजें अगर प्रोसेस्ड होकर हमारे पेट में फिर से जाती है, तो इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवाणु बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि पनीर कब बना उस होटल में, यह हम बता नहीं सकते। और जब डॉक्टर साहब बीमार पेशेंट को देख के कहते हैं कि भैया घर का खाइए, इसका मतलब घर में जो भी बनेगा वह तुरंत बनेगा और तुरंत खिलाया जाएगा। और एक चीज हम लोग देखते हैं कि जब घर में बीमारी आती है तभी हमारे घर में फल आते हैं। सही बात है या झूठ बात है? सही है। यानी अगर हमारे घर में बीमारी आती है तभी हमारे घर में फल आना शुरू होता है। और रोजाना हमारे घर में हम फल खाते हैं क्या? सामान्यतः नहीं खाते सर। यानी अगर मैं दादू आपसे पूछूं, खाते, बड़े बड़े लोग खाते हैं, किसान नहीं खाते, बड़े बड़े लोग खाते हैं। बड़े बड़े लोग कितने हैं 100 में? 10%। 1% आता है 1%। तो अगर 95% से ज्यादा लोग अगर फल नहीं खाएंगे, और विशेष रूप से अभी मैं एक और चीज पूछता हूं। पहले हम लोग देहात में रहते थे, और देहात में रहने की वजह से हमें टू व्हीलर या फोर व्हीलर की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज टू व्हीलर फोर व्हीलर के बगैर दिल्ली में, मुंबई में, हरिद्वार में हम लोग जीना सीख सकते हैं। पुणे तो भी है। यानी कहने का मतलब यह सब जो बदलाव आए हैं कि हम लोगों ने, जैसे पहले हम लोग बैलगाड़ी या साइकिल का उपयोग होता था, या कुछ लोग तो पैदल भी, यानी स्कूल में 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाकर भी स्कूल होती थी। लेकिन आज 1 किलोमीटर के लिए भी या आधा किलोमीटर अगर मंडी है तो वही जाने के लिए भी हम लोग टू व्हीलर का उपयोग करते हैं। सही बात है? जी डॉक्टर साहब, खेत में बच्चे लोग मोटरसाइकिल से जाते। तो अब यह जो बदलाव है, यह प्रकृति
और आर्टिफिशियल लाइफ का यह जो बदलाव है, बस यही चीजें मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग खुद जो आज के 60 साल पहले होता था, बस वही चीजों का विवरण करके अपनी जिंदगी को अगर हम लोग बदल सकते हैं तो बदलने की जरूरी है। और अगर मैं योग का साइंटिफिक रीजन अगर पूछूं, योग क्यों करना चाहिए? आप सभी लोग बहुत सालों से योग कर रहे हो, पर योग के पीछे का बेसिक रीजन क्या क्या हो सकता है कि योग करने के वजह से यह सब चीजें हमें मिलती है? क्या क्या हो सकता है? अब योग के माध्यम से तो हम अपने अच्छे स्वास्थ्य की ही कल्पना करते हैं सर। लेकिन उससे क्या मिलता है? योग करने के बाद क्या मिलता है? उसके पीछे का साइंस क्या है? जी, चित्त और मन की शांति, चित्त से निवृत्ति। सर और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती। यानी हमें ऑक्सीजन का एक लेवल हमें अच्छा मिलता है। आप सभी लोग सुबह 5:30 बजे योग क्यों शुरू करते हो? दोपहर में 12 बजे के बाद क्यों नहीं करते हो? उस समय हवा में ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा रहती। तो इन सभी चीजों का, जैसा परम पूज्य रामदेव बाबा जी कितने बजे उठते हैं? सुबह 3 बजे। क्यों उठते हैं? ऑक्सीजन की मात्रा उस समय हवा में ज्यादा रहती है, उस योग कराते हैं तो उसका फायदा मिलता है। यानी अगर सुबह 3 बजे उठा जावे तो प्रकृति से जोड़ा जाता है, ऐसा कहते हैं। आज 10 बजे उठने वाले भी है। सही बात है, झूठ बात है? सही। जो सर हम अपने आप को में अरेंज करने का सदैव कोशिश करता है। तो यह सब चीजें कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी है, और मेरा यही मानना है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज करते हैं उसमें प्रकृति कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है और आर्टिफिशियल लाइफ कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है, इन सभी चीजों पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी एक चीज हमेशा कही जाती है, जैसा हमने इस साल जब 15 अगस्त आदरणीय पंतप्रधान जी का जब भाषण हुआ, तो उस भाषण में एक विषय पर चिंता व्यक्त की गई कि मोटापा बढ़ रहा है। सही बात, यह विषय आया था इस समय लेक्चर में? जी जी। और अभी भी क्रिकेट के विद्यार्थियों को भी उन्होंने, जो खिलाड़ी है उनके सामने भी यही कहा कि मोटापा बढ़ रहा है। तो मोटापा बढ़ने के कारण क्या क्या है? मोटापा बढ़ने के कारण में भी यही है कि जो हम श्रम करते थे, श्रम की मात्रा कम हुई है, भोजन में जो उपलब्ध तत्व होते थे शरद वो भैया कम को हो गए बताने हैं। दो, जी शरद भैया को बताने दो मेहरा जी। भैया, शरद भैया, आदरणीय शरद भैया जी बताएं। क्या बताना है? दादू बताओ। ये तो खिंचाई हो गई। बोलिए शरद भैया। सर इसमें खाने की गड़बड़ी होगी मेरे ख्याल, और दिनचर्या जो पहले रहता था, आजकल जो दिनचर्या है वो काफी खाने में लेट, आगे पीछे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण, और हेरिडिटरी भी होती है। जैसे अब मेरे बाबा भी मोटे थे, मेरे पिताजी भी हैं, तो ये भी एक मायना करता है। और दूसरा काफी बड़ा तो है पूरे, अगर उसमें देखा जाए तो, और तो खाने कहने का की गड़बड़ी से हुआ होगा ये। और फिर एक्सरसाइज कम, पहले जितनी होती थी, पहले खेत हम लोग देखते थे कि हम लोग पैदल जाते, अब आजकल गाड़ी उठाई, अब रोडें बन गई है तो कार खेत तक जाने लगी है।
और अब जैसे खेत का राउंड भी लगाना है तो अब कार से लगने लगे हैं। पहले जो होता था कि पहले तो बैलगाड़ी में बैठ के जाते थे या पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे। अभी ये चीजें सारी जो एक्सरसाइज करने वाली हैं वो कम हो गई, पहले बहुत ज्यादा थी। फिर टाइम पहले इतना वो नहीं था, खेती को जो उत्पादन होता था उतना इस पे विशेष ध्यान भी नहीं देते थे। अभी जो उत्पादन पे अभी एक औद्योगिक तरीके से खेती हो गई। आज एक क्रॉप जाने के बाद दूसरे क्रॉप की तैयारी शुरू हो जाती है, दूसरे जाने के बाद तीसरी क्रॉप होती है तैयारी। तो ये है, जैसे पहले अब आज से 6-7 साल पहले जब मूंग की क्रॉप आई, तो मूंग की क्रॉप जब सोइंग करी थी तो सब लोग हंसते थे कि अरे गर्मी में मूंग बो दी, कोई नहीं होगा। और आज पता चला पूरे नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा मूंग पैदा हो रही है। 3-3 क्रॉप इस समय औद्योगिक का वो दौर आ गया, बिल्कुल पूरा एक कमर्शियल हो रहा है। खेतों से जो खेती हो रही है पूरी कमर्शियल हो रही है। तो ये जिसमें प्रैक्टिस कम हो गई, जो मेहनत पहले जो थी, धीरे धीरे मेहनत का कम होना, खाने का जो है वो अनसर्टेन टाइम हो गया। और तीसरा ये कि जो खाने की जो गुणवत्ता थी वो कम हो गई। ये सारी चीजें हैं। यानी आदरणीय ऋतु के अनुसार भोजन ना करने का भी एक बहुत बड़ा प्रावधान है। पहले ऋतु के अनुसार भोजन करते थे सभी लोग। यानी देखिए, जैसा अभी जो ऋतु की बात हुई है, तो जितने भी फल है यह विशिष्ट ऋतु में ही पहले आते थे। हर महीना में अलग अलग तरह का फल हमें उपलब्ध होता था और उसको खाया भी जाता था। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के अगर हम लोग फलों की बात करें तो कौन से फल आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में? अगले शनिवार तक लिस्ट आ जाएगा। अभी आ जाएगा आदरणीय। जैसे संतरे हो गया, ये बेर जिसको बोलते हैं, शरद भी यहाँ पे खड़ी है। बेर के फल आते हैं इस मौसम में। ऐसे 2-4 फल जो रहते हैं, अमरूद उसी समय आते हैं। जनवरी में कौन सा फल आता था पहले? तो हमें सोचना पड़ता है। अमरूद आता था सर। आम का महीना कौन सा था पहले? आम का अप्रैल में आते थे आदरणीय आम पहले। अंगूर कौन से महीने में आते थे पहले? मार्च। सीताफल तो अभी निकल चुका है, अभी वर्तमान में चल रहा है। आते डॉक्टर। दीपावली का समय अक्टूबर। संतरा नवंबर। संतरा जनवरी से स्टार्ट होता है तो फरवरी और मार्च एंड तक चलता है। संतरा साल में 2 बार आते हैं। एप्पल 1 बार आते हैं सर। केला सालों आती है। अब तो साल भर आने लगे सारे फल। यानी कहने का मतलब ये है कि हर फल का अपना अपना एक विशिष्ट महत्व है। वह जैसा जामुन है, जामुन कब आता था? मई में। जून। मई जून। तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में कहते हैं कि नागपुर का संतरा है, नासिक का अंगूर है या सोलापुर का अनार है, उस तरह जो अलग अलग राज्य का मैंने पूछने का रीजन भी वही था कि अपने अपने राज्य की आज के 60 साल पहले की कौन सी फसलें मुख्य फसलें थी, कौन से फल मुख्य थे, इसकी अगर लिस्ट आ जावे और वो लिस्ट जैसा मान लो आज दादू की उम्र 70 से प्लस है, तुलाराम जी है और भी जितने गणमान्य यहाँ जुड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लिस्ट भी बन जावे और विशेष रूप से
मैं अगर आपके 4 पीढ़ियों का खाना, भोजन, अगर उसके बारे में चर्चा करूं कि आपकी 4 पीढ़ियां, जैसा मान लो आज दादू हम या जो 75 साल के आसपास है, वह और कुछ देहात में हमें 90 साल, 95 या 100 साल वाले भी आज बुजुर्ग गांव में 1 या 2 बुजुर्ग हमें मिलते हैं। मैं ये एग्जाम्पल आपको जस्ट परसों का एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं मेरे खुद के गांव में किसी बुजुर्ग को मिला जिनकी शादी को 73 साल हो चुके थे, 73, और उनकी उम्र 90 से 95 के बीच में थी, दोनों की। तो मान लो जो जिनकी उम्र 90 से 95 साल की आज है, उनका भोजन अगर हम लोग उन्हें पूछे तो 85 साल पहले क्या भोजन था, वही लोग बता पाएंगे, क्योंकि एक अंदाजन 8-10 साल की उम्र में हमें पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं। तो इसका डॉक्यूमेंट्री बनेगा क्या आने वाले समय में? डॉक्यूमेंट बन सकता है? दादू आपका मोबाइल बंद कर लें दादू। अजीत सिंह जी, खत्म हो गए। अजीत, आई थिंक, तो सॉरी, यानी कहने का मतलब यह जो भोजन है, पहले तो हमें भोजन से शुरुआत करना है कि हमारी 4 पीढ़ियों का भोजन क्या था। यानी जैसा मैं आप दादू के जगह पे, दादू से भी बड़े उम्र वाले जो लोग हैं जिनकी उम्र 95 साल की है, और विशेष रूप से मैं जिनके साथ में चर्चा हुई 94 या 95 के हैं, और मान लो मैं उनसे 2 या 3 मीटर की दूरी से बैठ के बात कर रहा था, उन्हें मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। यानी मेरे शर्ट में कौन से कलर की बटन लगी है वे मुझे बता रहे थे। तो आज अगर मैं किसी बच्चे को भी पूछूं, यानी आज देखिए कि 5 साल 6 साल के बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, और बिना चश्मे के वे मेरे शर्ट के बटन का रंग बता रहे थे। तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि प्रकृति के साथ में जो जुड़े रहेंगे वे अच्छी तरह से अपनी जिंदगी काट पाएंगे, नहीं तो यह सब चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत की ओर जाएगी। यानी हमने, जैसा पवन सर ने एक विषय निकाला था कि हम लोग टूथपेस्ट से हम लोगों का दिन शुरू होता है। यानी जैसा हम लोग पहले कहते थे कि नीम की लकड़ी से हमारा दातुन होता था, कोयले से होता था, नमक से होता था, लेकिन आज उन्हीं सब चीजों का प्रोसेस करके टूथपेस्ट और टूथ पाउडर आ चुका है। यानी वहां पे भी प्रोसेसिंग होता है, और जितनी भी सब्जियां होटल में खाई जाती है, सारी चीजों में प्रोसेस किया हुआ मसाला ही यूज होता है, प्रोसेस किया हुआ अलग अलग तरह का। जैसा मान लो हम लोग किसी भी होटल में जाते हैं तो पहले तो हमें समय नहीं होता है कि हमने ऑर्डर देने के 5 मिनट बाद ही हमारे पास सब्जी आना चाहिए, और वहां पर भी हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। तो आप सोचिए कि वह जो सब्जी हमारे थाली में आती है, तो उसको कब काटा हुआ है, उसको कब प्रोसेस किया हुआ है, और यह सब जो आर्टिफिशियल जो चीजें है, केमिकल बेस्ड जो चीजें है, यही चीजें, इसका हमें एक लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है, और इसी का एजुकेशन सबसे पहले हमें हमारे परिवार से शुरू करना है। और जैसा आज दादू के घर में, जैसा हम लोग मान लो
किसी एक परिवार का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि जहां पर 90 से प्लस उम्र वाले हैं, 60 से 65 साल प्लस उम्र वाले हैं, 30 से 40 के उम्र वाले हैं और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं। उन परिवारों का अगर 4 पीढ़ियों का भोजन, अब 4 पीढ़ियों का भोजन का मतलब क्या कि जो 95 साल के हैं, 90 प्लस है, अगर उन्हें उनके पापा और दादा का अगर भोजन पूछा जावे तो हमें अगले 6 पीढ़ियों का भोजन मिल सकता है। और वह 6 पीढ़ियों का भोजन अगर हम लोग कलम से लिख कर रखे तो हमें बहुत सी अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगी और जो प्रैक्टिकल है, जो लाइव है, वह चीजें हमें सीखने को मिलेगी। और विशेष रूप से इन्हीं सब बुजुर्ग लोगों से हमें खेती की भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि उस समय वे लोग, जैसा आज जिनकी उम्र 90 साल है, 90 से ज्यादा है, वो उस समय क्या केमिकल या कोई और अन्य चीजें यूज करके खेती करते थे, उसका अगर लिस्टिंग किया जाए तो सभी के लिए बहुत उपयुक्त होगा। हर राज्य में अपनी अपनी विशेष रूप से फल कौन से होते थे। जैसा आज भी कहा जाता है कि एप्पल अगर खाना है तो जैसा हिमाचल है, जम्मू है, उसी एरिया का एप्पल, उसका जो टेस्ट होता है वह अच्छा होता है। जैसा आम अगर खाना है तो विशेष रूप से मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में देवगढ़ करके, जहां पर जो हापुस कहते हैं, हापुस की जो वैरायटी है, अब आम हर जगह होता है, वहां पर भी अच्छी क्वालिटी का होता ही होगा, पर महाराष्ट्र में जैसा देवगढ़ का नाम लिया जाता है तो उस तरह हर राज्य में कौन सी आम की वैरायटी बहुत अच्छी है उसका भी विवरण होना चाहिए। इन सभी चीजों का डॉक्यूमेंट बनना चाहिए और यह चीजें अगर होती रही तो मेरा ये मानना है कि आने वाली जनरेशन्स को यह सारी चीजें पता चलेगी। और इन्हीं सभी चीजों का अपने घर से, इस देखिए यह जो चीज है पढ़ाई, यह पढ़ाई लिखाई अपने खुद से, खुद के घरों से शुरू होकर स्कूलों में भी यही बदलाव आना जरूरी है, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। और विशेष रूप से अगर हम खुद ही, मान लो आज यह परिस्थिति आ चुकी है कि हम मोबाइल के बगैर हमारा दिन काटना मुश्किल होता है, वही मोबाइल की आदत बच्चों को भी लग चुकी है। आने वाले समय में और कौन सी चीजें देखने को मिलेगी यह आने वाला समय ही दिखाएगा, लेकिन सभी लोग प्रकृति की ओर चले, प्रकृति के माध्यम से, विशेष रूप से जैसा प्रकृति शुरुआती दौर में हम लोग, जैसा मैंने कहा है कि हम लोग साइकिल चलाते थे, आज हम लोग क्या क्या नई नई आविष्कारों के माध्यम से क्या चीजें देखते हैं, यह सब आर्टिफिशियल लिविंग स्टाइल है। यानी इन सभी चीजों का डॉक्यूमेंट बनना बहुत जरूरी है। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव, यह सब चीजें भी हमें देखना जरूरी है। खान पान में क्या बदलाव आए, और विशेष रूप से जो कोल्ड ड्रिंक आया है, विशेष रूप से कोल्ड ड्रिंक, तो इन सभी चीजों पर विचार विमर्श, चिंतन होना चाहिए, ऐसा ही मेरा मानना है। अभी 10 मिनट का और समय है, तो पवन सर और बाकी सब लोगों की जो भी फीडबैक है और उनके जो सुझाव है, वो सुझाव लेकर हमें
आगे बढ़ना और उसके डॉक्यूमेंटेशन होना मुझे ऐसा लगता है जरूरी है। जी ओम। जी सर, बहुत अच्छा। मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जी पवन सर। शायद पवन सर रास्ते में है। मैं अशोक भैया को बुलाता हूँ, उनका एड्रेस है। अशोक भैया। जी ओम। दो तीन चीज मैंने देखी है कि पहले और अभी में, पहले ऑर्गेनिक तो थे ही थे पूरे सब, क्योंकि पहले मेहनत का काम बहुत होता था, हर चीज मेहनत से होती थी, जानवरों से होती थी, बैल बक्खर का जमाना था, केमिकल तो था ही नहीं। और एक चीज और देखी पहले और अभी में, जो ये बहुत बड़ी चीज है, अब रासायनिक तो हो गई, लेकिन पहले नशा नहीं था, अब नशा बहुत है। अब हर आदमी नशा करता है, पहले नशा बिल्कुल था ही नहीं। गुटखा, पाउच, इसके बाद में दारू, दंगड़, अफीम, जितने औंधे काम है ये पूरे अब चल रहे हैं। पहले ये कुछ भी नहीं था। ये सरकार को जो राजस्व प्राप्त हो रहा है ना इन चीजों से, तो ये गांव गांव में बहुत दारू बिक रही है, इससे भी लोग बर्बाद हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये दो तीन चीज कुछ ऐसी समझ में आई है। जी ओम, धन्यवाद। नारायण भैया। जी ओम भैया, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। सर ने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है। मैं ये बताता हूँ, सन 65 से 70 के बीच में, मेरी उम्र इस समय 68 वर्ष है। तो मैं 12 वर्ष की उम्र से हमारे बाप पिताजी ने हमें बैल बक्खर से खेती होती थी और हम करते थे। उस समय ये समय था भैया कि उस समय जो भी भोजन बनता था वो मिट्टी के बर्तनों में बनता था पूरा भोजन। उस समय मिट्टी के ही बर्तन थे पूरे। तो मेरे रोटी बनाने का मिट्टी का, सब्जी बनाने का बर्तन मिट्टी का था, पूरे बर्तन मिट्टी के थे। जो दही जमाने के बर्तन मिट्टी के थे। तो उनमें जो स्वाद आता था वो स्वाद आज किसी भी सब्जी में या किसी भी उसमें नहीं है। जो मिट्टी के बर्तन में जो हम बनाते थे, पकाते थे हमारे दादी और अम्मा, वो स्वाद आज कहीं भी नहीं मिलता अपने लिए। उस समय जो भोजन था बहुत ही सात्विक भोजन था। उस समय सुबह हम खेत में जाते थे तो हमारे दादा रात का भोजन रखा हुआ था, वो भी सुबह नाश्ते में खेत में पहुंचा देते थे, उसी को हम करते थे और बहुत स्वादिष्ट भोजन रहता था। उस समय मोटे अनाज थे, जैसे गेहूं का है, गेहूं तो था ही नहीं उस समय, ज्वार की रोटी ज्यादा थी और चने और ये मसूर, बाजरा, ये सभी अनाज थे, उसी के हम भोजन करते थे और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। वो भोजन आज हमको नहीं, देखने को भी नहीं मिलता कहीं पर, और मिलता भी है तो वो स्वाद नहीं है आजकल भोजन में बिल्कुल भी। ये बहुत ही बदलाव है आज के समय में। उस समय में हम बहुत ही खुश थे और बहुत अच्छा भोजन रहता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय जो मिट्टी के बर्तन में जो स्वाद आता था वो आज है ही नहीं। आजकल जो एल्यूमिनियम और स्टील जो चल गया है, इससे बहुत ही केमिकल और बहुत दूषित और बहुत ही गलत परिणाम आ रहे हैं स्वास्थ्य पे। जी ओम। बहुत अच्छा। एक विषय यहाँ पे और एक मैं रखना चाहता हूँ। यानी आज के अगर 30 साल या 40 साल पहले भी चले जाओ, यानी बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है, पर मेरा ये मानना है 30 या 35 साल 40 साल पहले भी हम लोग समर वैकेशन या दिवाली वैकेशन में हमारे मामा के घर जाते थे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आजकल तो मामा के यहाँ जाना ही कम हो गया सर। हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं हम। यानी आजकल की मामी डांटती है, पहले मामी प्यार करती। आजकल बेटों के मामा के यहाँ जाते हैं, अपने मामा के यहाँ नहीं जाते हैं। यानी यह विषय मैं छेड़ने के पीछे नहीं यह सर, भी एक आजकल तो रीजन था। मामा बुलाते ही नहीं। और मैं आप सभी को यह यानी बहुत गंभीर विषय है कि आज जॉइंट फैमिलीज की क्या कंडीशन है। 0.1%। जॉइंट फैमिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर।
यानी यह सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि यही चीजें है, जैसा आज अभी नारायण मीणा जी ने जो एक विषय यहाँ पे छेड़ा कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था, तो यह चीज नारायण जी ही उनके पोतों को बता सकते हैं, और यही चीजें पास ऑन होना चाहिए। और मेरा यही स्पष्ट रूप से कहना है, अभी तो हम लोग जैसा जॉइंट फैमिली की बात कर रहे, जॉइंट फैमिली में पहले, आज के 60 साल पहले ना, हमारी गोमाता भी आती थी, हमारी बकरी भी आती थी। आज है क्या? यानी पशुओं से भी उतना ही लगाव होता था पहले। बेकार मोटर ने जगह ले ली उसकी। सही बात है? जी सर। और विशेष रूप से इन सभी चीजों का अगर ऑन डॉक्यूमेंट सब चीजें आती है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, और जो अशोक पटेल साहब ने जो कहा है कि नशा, यानी यह चीज होने के पीछे का रीजन देखिए, जॉइंट फैमिली और नशा का क्या रिलेशन है अशोक पटेल साहब जी? जॉइंट फैमिली में नहीं होता सर नशा। जॉइंट फैमिली वाले में नशा इसलिए नहीं, क्योंकि कोई बड़ा बुजुर्ग अगर देख लेता उसको शर्म भी आती है, वो लुक जाता है या फिर पिटाई भी होती है। यानी कहने का मतलब घर में अगर बड़े बुजुर्ग है, सब अकेले हो गए, वो मन मर्जी के मालिक हो गए, और तो उनको कोई दबाव ही नहीं, कुछ नहीं, निश्चल हो गए, मतलब उद्दंड टाइप, तो वो सब नशा करते हैं। और संयुक्त परिवार में क्या है कि एक अनुशासन रहता है, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, तो वो अगर करता भी है नशा तो बहुत चोरी से करता, चुपके से, पता भी नहीं चलने देता ऐसा। और आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि कहीं कहीं पर लोग देखते हैं एक घर में, और मैं यह चीज क्यों कहना चाहता हूं कि अच्छे अच्छे लोग, बाप और बेटा साथ में बैठ के नशा करता है। सही बात है? हाँ है, बहुत सी जगह है आजकल। ये आधुनिक जो समय आ गया ना, बहुत फैशन वाला, जो पैसे वाला, जो शहरों में तो ऐसा होता है, अभी गांव में अभी ये चालू नहीं हुई है प्रथा। यानी कहने का मतलब मैं जो अभी जो विषय छेड़ा गया नशे का, मैं 1 महीना पहले की मेरे साथ में जो चीज हुई, मैं उसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मेरे साथ में जो पढ़े लिखे दोस्त हैं, दोनों मियाँ बीवी, हम खाना खाने जाने वाले थे, और आज दोनों की ऐसी लत है कि नशा, और नशे के पीछे का एक ही रीजन है, ज्यादा पैसा कमाने जो लग जाता है ना, वहां पे नशा शुरू होता है। और विशेष रूप से जो आज का जो पॉलिटिक्स है, यह भी कहीं ना कहीं इस नशे का सबसे बड़ा कारण होते जा रहे हैं। समय कम है, मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि हमें जो अच्छा है उसका ऑन पेपर सब चीजें अगर आ सकती है, तो आने वाले 1 महीने के अंदर हम इन सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन अगर कर पाते हैं, प्रकृति की बाकी लोगों को जोड़ पाते हैं, तो यह होना चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। जी ओम। नीलाल सर जी का हैंड रेज है, मैं बुलाता हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद। और आज बड़ा मैं बचपन में पहुंच गया। आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी ने जो विषय रखा है, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मैं बचपन की उम्र में जो अपने पिताजी माताजी के साथ जो हमने रहन सहन और खेती किसानी देखी है, कि हम एक खेत में ही खेती करते थे सिर्फ। उसी खेत में एक जो हमारे यहाँ टपरा बोलते हैं, कच्चा जैसे घास फूस का वो बना लिया लकड़ी का, उसी में मिट्टी का एक बर्तन रख लिया, उसी में रोटी रख दी, वही रोटी बन रही है और खा रहे हैं। एक खेत में खेती करने के बाद उसी में हमारा परिवार का पालन पोषण हो रहा है।
और बैल से राट से खेती कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं और हाथ से जो है गेहूं काट रहे हैं और दाएं कर रहे हैं। वहां का जब थ्रेसर भी नहीं हुआ करती थी, तो उस समय की मैं बात करूं आपसे कि महिलाएं और पुरुष, महिला एक माता के 12-12 बच्चे पैदा होते थे, 11-12-10 बच्चे पैदा करती थी और कोई भी ऑपरेशन नहीं होता था और किसी प्रकार से कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। बच्चे भी हृष्ट पुष्ट रहते थे, स्कूल पैदल चल के जाते थे, सब कुछ होता था, उसमें संस्कार थे पहले और आज में। जो आपने जो तुलनात्मक जो आज चर्चा की है, बहुत ही आनंददायक है। इसको और इस पर विस्तार से चर्चा हो, ऐसा हमारा सदन से निवेदन है, क्योंकि पुरानी यादें करके कल अभी हमारे यहाँ पूर्णिमा की पूजा होती है यादवों के यहाँ, तो मैं जब साड़ेल की बॉल की पूजा होती है, एक साड़ेल की बॉल होती है जो उसकी पूजा, तो मैं सोच रहा था कि यार ये बच्चा नहीं जानता है मेरा ये साड़ेल की बॉल क्या होती है, यानी मेरे बाद ये पूजा बंद हो जाएगी। फिर वो बच्चा जानते ही नहीं, उसमें पलाश के पत्तों को तोड़ करके उसका दोना बनाते हैं, फिर दलिया बनाते हैं, फिर देसी गाय के घी से उसको मेहर की पूजा होती है, लिखते हैं, फिर बड़ा बनाते, यानी तमाम चीजें होती है जो हर त्योहार के पीछे एक हमारे खेती का, चाहे वो बैल की पूजा हो, गाय की पूजा हो, खेत की कुआं की पूजा होती है, मिट्टी, यानी सारी प्रकृति के साथ हर त्योहार जुड़ा हुआ है। जो आपने त्योहार की चर्चा की है, वो हर त्योहार हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमारे साधनों से जुड़ा हुआ है खेती के। इनको भी हमें याद करना चाहिए। जो आपने कहा है कि डॉक्यूमेंटली अगर हो तो ये बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे चल के ये नई जनरेशन कुछ जानती ही नहीं है। अब जन्मदिन मनाती है, जन्मदिन होटल में जाती है, होटल में जहर खा के और केमिकल युक्त भोजन करके, और जो आपने वो पनीर वगैरह ये सब बताए हैं, वो चले जाते हैं, दूसरे दिन बीमार हो जाते हैं, मोटे लोग हो रहे हैं, गैस बन रही है और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और ये मौतें, अनावश्यक मौतें हो रही हैं। हमारे महत्वपूर्ण जो नशा है उसके कारण भी जो है तमाम जो है हमारे परिवार का नाश हो रहा है। इसलिए ये विषय आज का अच्छा है, इस विषय को और रखा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। ओम। और एक्चुअली मेरा यह विषय छेड़ने का पीछे का एक रीजन था। देखिए, कम से कम लोग बात तो करना शुरू करते हैं। जब विषय छेड़ता है, बात अच्छी होवे, बुरी होवे, झगड़ा होवे, लेकिन उसमें हम कुछ न कुछ बात करते हैं। लेकिन आज मैं पूना जैसे शहर में या बंबई जैसे शहर में देखता हूँ, ऑफिस में सुबह 8 बजे आने के बाद शाम को 8 बजे तक वो बच्चा या जो एम्प्लॉय है वो बात तक नहीं करता है। वो एक कुर्सी में से उठता भी नहीं है, यानी वो बात भी नहीं करेगा, वो चलेगा भी नहीं। और सूर्य भगवान का और उसका संपर्क महीनों तक नहीं आता है। मैं रोज की बात नहीं करता हूं, मैं महीनों तक नहीं आता है। और यह सारी परिस्थितियां जो प्रकृति की, जैसा हम लोग, यानी कहने का मतलब कि हम लोगों ने जो सारी चीजों में बदलाव लाया है, उन सभी चीजों के बारे में हमें सोचना सच में जरूरी है। और जैसा मैंने दादू को कहा है, तो दादू की उम्र 75 के आसपास है, नारायण जी मीणा की उम्र 70-75 के पास में। तो उन लोगों के पिताजी या अपने घर में अगर 90 प्लस कोई है, हमें उन सभी के साथ में चर्चा करना जरूरी है। आज हम हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग को पूछते भी नहीं है। उनका अनुभव हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। जैसा अभी आपने जो कहा है कि अरे मेरे बेटे को इस पूजा का महत्व है, पता है नहीं है, नहीं तो मेरे साथ में ही खत्म हो जाएगी। यह परिस्थितियां आने वाले समय में ना होवे, इन सभी चीजों का ख्याल होना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। और सारी चीजें खरीद सकते हैं, अनुभव और शिक्षा खरीद नहीं सकते हैं, वह पाने से ही मिलती है। जियो। तो हम सर, एक प्रश्न मेरा है, ये जो आपने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मतलब हम जो है पुरानी चीजों को सजो के रख सकेंगे। पर वर्तमान में जो मौसम में परिवर्तन हुआ है सर, और मौसम के परिवर्तन के कारण जो परेशानी आ रही है किसानों को, जो वर्तमान में जिनने चना बोया है उनके हाल बहुत खराब हो रहे हैं सर। तो अपन चना की फसल में जो सूखा रोग आया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जियो।
छाछ की स्लरी सबसे अच्छा होता है। और इस साल क्या हुआ है, देखिए मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी राज्यों का मुझे इतना अभी पता नहीं है, पर महाराष्ट्र में मई महीना से लेकर अभी तक बारिश हुई है, पिछले 4 दिनों तक 6 महीना इस साल कंटिन्यूअस बारिश हुई है। और ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस साल चने की फसल में विल्टिंग यानी जो मरा रोग आपने कहा है, उसका बहुत बड़े पैमाने पे हमें यह सब चीजें देखने को मिलेगी। इन सभी चीजों को जो छाछ की स्लरी है, ट्राइकोडर्मा की स्लरी है, यही बहुत अच्छा काम कर सकती है। और विशेष रूप से अगर हमें नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइजर है उसका उपयोग अगर कम किया जावे तो उससे बचाव हो सकता है। आप जितना भी नाइट्रोजन डालते हो उससे 50% कम डाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको विल्टिंग का प्रॉब्लम हाँ कम होते जाएगा। जी ओम। जी ओम सर, मैंने चने की, ये मेहरा जी ने अच्छा छेड़ दिया। वैसे मेरे 25 दिन की फसल हो गई चने की, और उगता रोग बहुत ज्यादा है, 10% चना उकस गया उसमें जी सर। जबकि नीम की अब छाछ की सेल की मैंने उसमें स्प्रे भी किया है, उसके बाद भी वो नहीं रुक रहा सर। नहीं, क्योंकि ये जो नमी का जो विषय है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से मिट्टी में नमी, यह एक सबसे बड़ा विषय है। और इस साल की चने की फसल कितनी अच्छी आएगी मुझे तो भी डाउट है। जहां जहां पर भी पिछले 4-6 महीनों से लगातार बारिश हुई है और वहां पर अगर चने की फसलें आई है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल की चने की फसल इतनी अच्छी आ पाएगी। और विशेष रूप से अभी जैसा नवंबर और दिसंबर में जो सुबह में जो धुंध पड़ती है, जैसा वह भी एक एडिशनल जो पानी है वह भी खेतों में आना शुरू होगा, और उसके वजह से भी कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हमें देखने को जरूर मिलेगी। सिर्फ इतना ही है कि जहां पर सनलाइट अच्छा है वहां पर ही चने की फसल अच्छी देखने को पाई जाएगी। जितना सनलाइट का समय ज्यादा होगा, मान लो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अगर जहां धूप अच्छी होगी वहीं पर चने की फसल अच्छी होगी। और जहां पर भी धूप नहीं निकलेगी वहां पर आप कितना भी कुछ कर लो, आपको दिक्कतों को सामने जाना ही पड़ेगा। और विशेष रूप से सिर्फ यही एक मैं कहना चाहता हूं कि नाइट्रोजन का उपयोग यहाँ पे कम होना चाहिए। बाकी तो फिर अभी यह स्लरिया ही है जो इन सब चीजों में से कहीं ना कहीं हमें बचा सकती है। जी सर, बहुत अच्छा। अब मैं बैनी भैया को बुलाता हूँ कि वो आमे और आज का समापन भी वही करें। बैनी भैया, ये शायद वो चले गए हैं। मैं दादू को सादर जी जी आमंत्रित। जी आदरणीय। जी जी जी। आज का जो सेशन रहा बहुत अमूल्य रहा, और इसके बीच में मैं बोलना भी चाह रहा था, पर वो क्या कि सब लोगों का विषय था तो बोला नहीं। खान पीन से लेकर के सारे विषय में 4 दिन पहले की बात है, एक मेरे रिलेशन में मेरे जो दादाजी कह दूं या कुछ नाना जी कह दूं, उनके 12 संतान है और 105 वर्ष की उनकी उम्र है। और अपनी मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खाते में जो पैसे डाले थे, अभी तो कुछ उनके खाते में पैसे निकलवाने के लिए किसी ने उसको ये बोल दिया कि आपका पैसा कट जाएगा, तुरंत जाके निकालो। तो वो 15 किलोमीटर पैदल चल करके आए और मुझे बोला कि चल मेरे साथ पैसे निकालना है बैंक में। तो हम लोग बैंक में गए, पैसे निकाले, फिर वो घर पे आए, उसको मैंने भोजन कराया। तो इन्होंने पूछा, मैंने दादाजी पहले आप क्या खाते थे? कि बेटा कुछ नहीं खाते थे, अपने घर का जो जैसे ज्वार हो गया, मक्का हो गया, इनकी रोटी रात को बना लेते थे। और जैसे सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में दूध निकाला गाय का, और उसमें चूर के खा करके बस हम गाय चराना या खेती करना, हमारे घर का जो भी काम है वो सब हम करते थे। तो इतना सात्विक शुद्ध भोजन करने वाले आज 105 साल 110 साल के लोग हमारे क्षेत्र में भी वर्तमान में है, अभी वर्तमान में। और कभी योग बना तो मैं एक वीडियो भी बना करके डालूंगा आप लोगों को अपने ग्रुप में। और सदन के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार आज का सेशन के लिए। और संतोष भैया का तो अमूल्य शब्द और अमूल्य विचार रहते हैं हर रोज।
इसके लिए भी सभी का आभार करते हैं। जी जी, बहुत अच्छा बेनी भैया, आपका भी बहुत बहुत आभार। आज की बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, उनका बहुत आभार। आज संतोष सर जी ने बहुत पुरानी चीजों को छेड़ा, लोग बाग सब अपने बचपन में चले गए, उनका भी बहुत बहुत आभार। आज सभी जो सदस्य लोग जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार। जी ओम।